पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, क्या हो गया ये बिहार में? महागठबंधन महाटूट, चुनाव के पहले ही यह बिखर गए। क्या चुनाव भी ऐसे ही हार जाएंगे? एनडीए वाले मजे ले रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी, जिनके साथ तेजस्वी यादव ने मछली भी खाया, कबाब भी खाया, लेकिन जब सीटों को देने की बारी आई तो ऐसे किनारा लगाया। और मुकेश सहनी नाव छाप। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में यह कहा जा रहा था कि इस बार वह नाविक हैं और महागठबंधन को सत्ता की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वह बाहर फेंक दिए गए। मुकेश सहनी के लिए अंतिम में यह फैसला। अब मुकेश सहनी क्या फैसला करेंगे, नहीं फैसला करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं हुई है जब कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी के लिए महागठबंधन में कुछ भी नहीं बचा रह गया है। मौर्य होटल में वह अपने कमरे में बंद हैं और सोचने में लगे हैं क्या किया जाए। देखिए, वो सीटें जो मुकेश सहनी को चाहिए ही चाहिए थी, जहां उन्हें स्वयं भी लड़ना था, वहां भी राजद वालों ने सिंबल दे दिया। वो मुकेश सहनी जिन्हें कांग्रेस से लड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने पहले आगे किया, और अब कांग्रेस से क्या बात बनी नहीं बात बनी यह भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बात बन गई मान ले, तो मुकेश सहनी को कैसे फेंक दिया गया यह देखने की बात है। महागठबंधन की यह स्थिति, महागठबंधन का यह हाल चुनाव अभियान शुरू होने के पहले ही पंक्चर हो गया। और इसका असर क्या दिखेगा, क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि एनडीए ने, देखिए, उठापटक हुई, किचकिच हुई, लेकिन पूरी एकजुटता दिख गई। नतीजे क्या होंगे, जनता को फैसला करना है, वोट जनता देगी। लेकिन महागठबंधन में कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा। सामने आकर यह कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा कि राजद इतनी सीटों पर, जब हम कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेफ्ट इतनी सीटों पर, कांग्रेस इतनी सीटों पर। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? चुपके चुपके सिंबल बांट रहे हैं, जिन्हें सिंबल मिला जाकर वह नामांकन भी कर। अरे कहिए ना कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। यह कहने में क्या संकोच हो रहा है? तो अब तो बहुत ही फजियत वाली स्थिति हो गई। तेजस्वी यादव को दोष दे, राहुल गांधी को दोष दे, मुकेश सहनी को दोष दे, किसको दोष दे? क्योंकि हम लोग तो यह मानते हैं कि चुनाव में जब विपक्ष भी मजबूत होता है सत्ता पक्ष से लड़ने के लिए, तो लोकतंत्र की खूबसूरती सामने आती है। तो अब तो महागठबंधन आपस में ही, अब मुकेश सहनी करेंगे क्या, तेजस्वी यादव क्या जवाब देंगे? मुकेश सहनी कहेंगे धोखा दिया गया, और राजद वाले कह रहे हैं, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि 2020 में जैसे मुकेश सहनी ने बदला लिया था, 2020 का बदला तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से ले लिया। तो कुल मिलाकर बिहार का चुनाव और महागठबंधन की स्थिति, इस पर ही चर्चा करें अजीत जी। बाकी कहना क्या है, बाकी तो आप कहेंगे ही कहेंगे। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो मुकेश सहनी स्पेसिफिकली उनके ऊपर या आरजेडी कांग्रेस के ऊपर हम लोग बात करें, कांग्रेस के रवैये पर बात करें, उसके पहले ये देखें, ऐसे अब हम लोग यहाँ बिहार में सारे सारे लोग राजनीति जानते हैं, वो खुद ही उसको फॉलो कर रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे। लेकिन देखिए कितने स्तर पर बिखराव हुआ। पहले शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ? पहले राष्ट्रीय जनता दल का बिखराव परिवार से शुरू हुआ कि पहले दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ, तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के बीच में। फिर तेजस्वी यादव का उनकी दो बहनों के साथ विवाद हुआ, बहन के साथ आज हमने देखा कि रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप यादव को हमेशा सफल होने और खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया उनके उसमें, वो उनकी माता जी से आशीर्वाद लेते हुए तस्वीरें आई। तो पहले परिवार में हुआ, फिर उसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच सहमति नहीं बनी, एक लेवल पर वो बिखराव हो गया कि सहमति नहीं बन रही है, कौन किसके साथ जाएगा। फिर आरजेडी कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट हो गया, क्योंकि लेफ्ट ने हर सीट पर अपने उम्मीदवार देने शुरू कर दिए, जो उनकी सीटें थी उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए, और बाकी सीटों को छोड़ दें। लेकिन गरीबदास वाली सीट पर तो देख ही रहे हैं हम लोग कि कांग्रेस ने गरीबदास को टिकट दे दिया, वहां सीपीआईएमएल का भी कैंडिडेट ऑलरेडी है दिया हुआ, सीपीआईएमएल का भी, तो सीपीआईएमएल से विवाद हो गया।
फिर हम्म। पशुपति पारस की एंट्री होने के वो आई तो पशुपति पारस का विवाद हो गया, उनके जो दूसरे नेता थे वो छोड़ करके इंडिपेंडेंटली चले गए, आरजेडी में शामिल हो गए सूरज भान, बिल्कुल। उनके परिवार को अलग से टिकट दिया गया। और फिर तब मुकेश सहनी का हो गया कि मुकेश सहनी और का कांग्रेस से भी और आरजेडी के साथ भी हो गया। तो ये जो 8 या 9 पार्टियां लेकर के एक बड़ा कुनबा बना करके चलने की और एक मजबूत गठबंधन के साथ लड़ाई लड़ने की बात कही गई थी, वो हर लेवल पर वो बिखर गया, हर लेवल पर उसमें टकराव और उसमें विभाजन दिखा। ये नहीं है, कई गठबंधन में होते हैं कि कोई एक आदमी नाराज है या एक दो आदमी नाराज है, 9 आदमी लगे हैं, तो अब जहां 9 आदमी होंगे वहां एक आध जगह से गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो हर लेवल पर ही गड़बड़ी हो गई। अच्छा, हमने आरजेडी परिवार की बात कही, कांग्रेस परिवार की मारपीट देखिए कि कैसे मारपीट हो रही है, हवाई अड्डे पर लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, कैसे मुकेश सहनी के लोग मौर्या होटल में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, 2 ग्रुप एक दूसरे से मारामारी कर रहे हैं। तो एक पहले तो पूरे अलायंस के लेवल पर, फिर अलायंस के विद इन जो है सारी लड़ाई झगड़े ये सब हो गए। तो ये बिखराव इतना स्पष्ट हो गया कि अब बिहार के लोगों के लिए कोई दिलचस्पी, अब झगड़े में दिलचस्पी बची। पहले दिलचस्पी ये थी कि एनडीए के साथ सामने लड़ने जो ताकत आ रही है, बड़ी ताकत बन रही है। हम लोग भी देख रहे थे कि हमने कई बार रेफरेंस दिया सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस जो तमिलनाडु का है, जिसमें 12 पार्टियां हैं, कि 12 पार्टियां और 12 पार्टियों को साथ लेकर के चलने की हैसियत, चलने की क्षमता दिखाई स्टालिन ने, तब वो मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव के यहाँ 8 या 9 पार्टियां हुई और सब बिखर गई, सब आपस में लड़ रहे हैं। तो एक तो ये जो टिप्पणी आगे हम लोग जो बात करेंगे, उससे पहले ये तस्वीर है ओवरऑल महागठबंधन की, किसी के साथ किसी का तालमेल नहीं है, किसी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, और किसी के साथ मिल करके चलने को, कोई दिल मिला करके चलने को कोई राजी नहीं है। ये तो पहली बात। अब मुकेश सहनी की जो आपने बात कही, इसके आगे और बाकी दूसरी बातें आएंगी। अब उनके बारे में आपने कहा कि जहां वो लड़ना चाह रहे थे, जहां उनके मजबूत उम्मीदवार देना चाह रहे थे, एक एक करके उन्हें आरजेडी ने अपने उम्मीदवार दे दिए। पहले कहा गया कि आरजेडी के साथ बहुत अच्छा है, आरजेडी के साथ संबंधों में कोई गड़बड़ी नहीं है, कांग्रेस गड़बड़ी कर रही है। ये सिंपल एक हम लोगों को बताया गया, जो अपने लोग, हमारे भी आपके सोर्सेज हैं, कि 18 सीटों की बात तो बन गई है, जिसमें 10 सीटें आरजेडी छोड़ रही है और 8 सीटें कांग्रेस को छोड़नी है। और ये 18 सीटें उनको दे दी जाएंगी, और इसके ऊपर भी 2-4 सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन वहां आरजेडी के कैंडिडेट को एडजस्ट करना होगा। जैसे हम लोग दूसरी पार्टियों में भी देख रहे हैं कि जेडीयू के लोग लोजपा के मतलब जेडीयू के सिंबल पर लोजपा के लोग लड़ रहे हैं, तो उस तरह से हो जाएगा कि कुछ आरजेडी के लोग मुकेश सहनी के सिंबल पर लड़ेंगे, तेजस्वी यादव के जो कैंडिडेट है। तो ये सहमति बताई गई। तो इसमें कोई विलेन नहीं था, ये 18 सीट प्लस 3-4 सीटों की बात हो गई थी। फिर कांग्रेस विलेन हुई। कहा गया कि कांग्रेस जो है वो 8 सीटें नहीं बता रही है कि हम कौन कौन सी 8 सीटें छोड़ेंगे। तो कांग्रेस सचमुच नहीं बता रही थी कि कौन कौन सी 8 सीटें छोड़ेंगे। कल रात तक इन लोगों की बातचीत होती रही, आज भी होती रही, आज भी ऐसा नहीं है। आज भी जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके पहले जो हमारी बात हुई उसमें यह था कि मुकेश सहनी, जो आपने कहा, मौर्या होटल में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि शायद दिल्ली में संजय यादव मिलने वाले हैं राहुल गांधी से। ये कहा गया, तो ये इंतजार हो रहा है कि संजय यादव मिलेंगे राहुल गांधी से। उसके पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक कांग्रेस की बैठक हुई, जहां राहुल गांधी भी शामिल हुए उस बैठक में। तो ये इंतजार अभी भी चल रहा था कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो कांग्रेस तो सचमुच यहाँ, कांग्रेस को 8 सीटें जो छोड़नी है, उसमें कौन कौन सी सीट छोड़ेंगे, तो अब कमजोर सीट है या अच्छी सीट है वो तो बात की बात है। बताया ही नहीं कांग्रेस ने कि हम कौन सी 8 सीटें छोड़ रहे हैं। पहले बताते कि हम ये छोड़ रहे हैं, तो उधर से प्रतिक्रिया आती कि भाई ये नहीं, हमको ये चाहिए, वो तो मौका ही नहीं आया। 8 सीट हम कौन सी छोड़ेंगे, कांग्रेस ने बताया ही नहीं। फिर उसके बाद जब ये हो गया कि कांग्रेस विलन हो गई, अब बाद में पता चला कि आरजेडी भी विलन है, तेजस्वी यादव भी अपनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है, वो भी अपने उम्मीदवार उतारने लगे। आपने एक बार बातचीत में कहा था कि गौड़ा बौड़ाम क्यों मुकेश सहनी अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, वहां मुसलमान बहुत है, पता चला कि वोट अगर नहीं आया तो गड़बड़ हो सकती है, तो मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने दे दिया तेजस्वी यादव ने। तो अब इस मामले को लेकर के मुकेश सहनी परेशान हुए कि तेजस्वी यादव क्यों ऐसा कर रहे हैं। पहले तो कांग्रेस को विलन बताया जा रहा था, फिर पता चला कि तेजस्वी यादव को भी लोगों ने बता समझा रखा है, जो हम लोगों ने 1 या 2 सितंबर को बात की थी, जिसमें ये हुआ था कि हम जिस दिन कांग्रेस की रैली थी, हमको तारीख इसलिए याद है कि पटना में कांग्रेस पार्टी का मार्च होने वाला था, और हम पटना में, तो उस समय कहा था लोगों ने कि भाई ये जो मुकेश सहनी हैं, अगर इनको हम लोग ज्यादा सीटें देते हैं और अगर ज्यादा सीटें ये जीत जाते हैं, तो इन पर कैसे कंट्रोल करेंगे, इनको कंट्रोल कैसे करेंगे। अभी तो ये मान लीजिए कि डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, अगर हम लोग नहीं करते हैं तो कहीं दूसरी तरफ से डिप्टी सीएम मिले तो उधर चले जाए।
पिछली बार जो आपने कहा कि कैसे उसमें गए थे 2020 के चुनाव में, और ये भी एक खतरा कि 2020 में इनके 4 लोग जीते थे, तो कहां ये चारों को कंट्रोल कर पाए। एक इनके बिल्कुल। एमएलए के का निधन हो गया, वहां बाई इलेक्शन में ये हार गए उस सीट पर, हम्म। और इनके 3 एमएलए बीजेपी में चले गए। तो अपने जी। एमएलए तो इनके कंट्रोल में रहते नहीं है, और इनका अपना भी ढुलमुल रवैया है। ये आरजेडी के तरफ से ये सिग्नल मिला है बजाबता इन लोगों को, इनको किसी ने मुकेश सहनी की टीम को कहा कि भाई तेजस्वी यादव आपके बारे में ये सोच रहे हैं, जो हम लोग पहले कह चुके थे 1 सितंबर को कि आरजेडी ये सोच बिल्कुल रही है बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। कैसे विश्वास करें, अगर ये चले गए छोड़ करके और नहीं रहे साथ में तो हम लोग क्या करेंगे। तो ये अविश्वास था, और ये अविश्वास इन लोगों को पता चल गया, तो इनके इनके दोनों मतलब इनके हाथ पांव फूल गए कि भाई हम लोग पहले कांग्रेस को विलन समझ रहे थे, और इस भरोसे में थे कि तेजस्वी यादव बचा ले जाएंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, बड़ी पार्टी वो है, तो वो हम लोग को साथ लेकर के चलेंगे। यहाँ खुद ही तेजस्वी यादव ही गड़बड़ी करने लगे, साथ मछली खा रहे थे और कबाब खा रहे थे। वही वही, और दोनों बड़ा भाई छोटा भाई बन के तेजस्वी यादव इनको बड़ा भाई मान के चल रहे थे, बता रहे थे, और मछली खाते हुए हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए तस्वीरें, उस पर दोनों लोग ट्रोल भी हुए थे। लेकिन इनके ये था कि भाई तेजस्वी बचा लेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, और हम कमिटेड हैं उनके प्रति। देखिए मुकेश सहनी के मन में इस बार कोई गड़बड़ी नहीं थी। अगर गड़बड़ी होती तो उनको कुछ ना कुछ सीटें वहां देकर के एनडीए में एडजस्ट कर लेते, कम सीटें देते लोग, लेकिन एडजस्ट हो जाते वो उधर। तो बल्कि इंतजार भी हो रहा था, खासतौर से तब जब चिराग पासवान का 11-12 अक्टूबर तक इंतजार हो रहा था कि मुकेश सहनी आ जाएं, और उनके लिए कुछ भी हो सकता था। केंद्रीय मंत्री का पद भी कहा जा रहा था कि आपको मिल गया। जी बिल्कुल, मुकेश सहनी जो ठगा ही गए हैं इस बार, बिल्कुल ठगे गए हैं इस बार। वो पूरे ईमानदारी से इंडिया ब्लॉक में थे, और आपको याद है हम लोग के लाइव सिटीज के कार्यक्रम में उन्होंने अमित शाह की तारीफ करते हुए भी कहा था कि वो निगल जाने वाली पार्टी है, सहयोगी छोटे सहयोगियों को निगल जाती है, और हमारे साथ जो धोखा हुआ वो हम थोड़े भूलेंगे। तो ये निश्चित रूप से वो कैसे भूलते कि उनके एमएलए तोड़ करके बीजेपी लेके चली गई। तो वो इस बार कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ इंडिया ब्लॉक के साथ लड़के और बीजेपी को रोकने हराने की राजनीति में शामिल थे। कामयाब कितने होते ये अलग बात है, लेकिन वो कमिटेड थे, ईमानदारी के साथ इंडिया ब्लॉक के साथ थे। तो जब उनको कांग्रेस से भी धोखा मिला, और इधर लोग उनको भरोसा नहीं कर रहे थे, वो पूरे भरोसे के साथ इन लोगों के साथ थे, और इधर वो लोग अविश्वास कर रहे थे। तो पहले कांग्रेस की वजह से समस्या शुरू हुई, फिर उसके बाद आरजेडी में भी ये समस्या आ गई, और ये स्ट्रेटजी आ गई। जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि आरजेडी ही ईबीसी खड़ा कर दे, आरजेडी ही मल्लाह खड़ा कर दे, ज्यादा संख्या में टिकट दे दे, आरजेडी ही मल्लाह ज्यादा दे दे, कांग्रेस भी दे दे, अपना लेफ्ट भी दे दे, तो उनकी जरूरत नहीं होगी, वोट अपने आप हम लोग को आ जाएगा। ये भी एक गलतफहमी है। देखिए आपने कहा शुरू में कि इसी तरह से जैसे बिखर के वैसे ही हार जाएंगे। अब इसके बाद क्या लड़ाई लड़ेंगे? मुकेश सहनी मल्लाह के नेता हैं, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि मल्लाह उनको अपना नेता मानता है, और उनके नाम से, उनके कहने से वोट करता है। 100% वोट लालू यादव के कहने से यादव भी नहीं करता है, लेकिन उसमें जो एक बड़ी संख्या है जो उनके कहने से वोट करते हैं लोग। और मल्लाह की ताकत तो उन्होंने ही दिखाई ना ज्ञानेश्वर जी। जो राजनीति 1991 में जयनारायण निषाद ने मोतिहारी सीट से शुरू की थी, जब पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे निर्दलीय 1991 में, वो जो लड़ाई शुरू की थी उन्होंने, उस लड़ाई को, उस पहचान की लड़ाई को मुकेश सहनी ने आगे बढ़ाया। सब आदमी यही समझता था कि 2-2.5% मल्लाह है, उन्होंने बताया कि हम 9% है, जिसमें ये तमाम जातियां हैं, जो तमाम उपजातियां हैं, उनको जोड़ करके और एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया उन्होंने। तो ये तो उनको इस बात का श्रेय जाता है। तो उनको अगर ये मान रहे हैं लोग कि हम उनको, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, जिसके पास ज्ञानेश्वर जी 0.5% भी वोट है, आप उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसका भी महत्व है। वो भी अपने इलाके में आपको नुकसान पहुंचा सकता है, फायदा भले थोड़ा कम पहुंचाएगा, नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है। तो ये गलतफहमी हो गई कि हम ही टिकट दे करके और मुकेश सहनी की भरपाई कर देंगे। तो अब, और अच्छा, इसके बाद जब आप पिछले 3 दिन की बात करें, आपने कहा 11-12 अक्टूबर, एग्जैक्टली 11-12 अक्टूबर के बाद की बात करें, जो पिछला 4 दिन हुआ, इस 4 दिन में जब एनडीए की सारी चीजें फॉर्मलाइज हो गई, जब उनकी सीटें अनाउंस हो गई, जब नंबर से पहले नंबर अनाउंस हुए, फिर उसके बाद सीटें अनाउंस हो गई, जब सबने अनाउंस कर दिया, तब आरजेडी फॉर गारंटेड लेने लगी। आरजेडी को लगा कि अब मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे, अब तो हम इनको जितनी सीटें देंगे उतने पर लड़ेंगे, जो देंगे वो लेके लड़ेंगे, इनके पास क्या विकल्प है, अब ये कहाँ जाएंगे, आप जब फॉर गारंटेड लेने लगते हैं। तो इससे आहत हुए, इसकी वजह से इन्होंने मन बनाया कि हम छोड़ने का अनाउंस करेंगे। उसके लिए उन्होंने पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, फिर उनको कहा गया कोई बैठक दिल्ली में हो रही है, वही बैठक हो रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ कांग्रेस, राहुल गांधी की, दूसरी कोई बैठक तो थी नहीं। तो फिर उसके बाद 4 बजे टाला गया, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 6 बजे करेंगे, और हम लोग जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये कहा गया है कि कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज हो सकता है नहीं करेंगे। हाँ, तो ये कहा गया, और ये इंतजार चल रहा है कि राहुल गांधी
अब उनके मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो ठीक ही थे, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने गड़बड़ की और फिर जी आरजेडी में गड़बड़ हुई। अब राहुल गांधी से उम्मीद बांध ली कि राहुल गांधी करेंगे। भाई राहुल गांधी को ज्ञानेश्वर जी कुछ करना होता तो इतनी देरी थोड़े होती। बिल्कुल, लेकिन अजीत जी हम समझना यह चाहते हैं, अजीत जी क्या तेजस्वी यादव इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने मान लिया है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हम किसी से भी लड़ सकते हैं और हम बिहार के मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे? क्या इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक है? क्योंकि एनडीए की तैयारी और जितने सर्वे ओपिनियन पोल आए हैं वह तो इस बात को प्रकट नहीं कर रहे हैं कि हाँ बहुत आसान लड़ाई है और तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है, 14 नवंबर को बहुमत मिलेगा, 20 दिनों में अधिनियम ले आएंगे और 20 महीने में प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। तो इसे हम क्या माने, ओवर कॉन्फिडेंस माने कि अभी भी तेजस्वी यादव अपरिपक्व है? देखिए ये ठीक बात है, ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस आया, एक लेवल पर आया, इस वजह से आया क्योंकि सारे सर्वे बताने लगे कि 37%, 36%, 40% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। तो ये एक आया कि जब हमको, हमारे लिए बिहार तैयार है हमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन वो चुनाव जीतने का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। ये अभी आपने जो दूसरी बात कही कि एक अपरिपक्वता है, अभी भी इमेच्योरिटी है, अभी भी डिपेंडेंस है दूसरे लोगों पर, जिनके जो आंकड़ों के आधार पर स्ट्रेटजी बनाने वाले लोगों पर डिपेंडेंस है, आपके सोशल मीडिया टीम पर डिपेंडेंस है, जो आपके आईटी सेल के ट्रोल्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस है। ये एक तरह की इमेच्योरिटी है और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, हम इसको दूसरे तरह से ये देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव अब ये मान रहे हैं कि हम इस बार तो नहीं बनेंगे तो आगे के लिए करें, आगे की राजनीति करें। क्योंकि ये आत्मघाती है, सारी चीजें आत्मघाती हैं। जो आरजेडी कर रही है वो आत्मघाती है। अब चुनाव में तो 1 महीने भी नहीं रहेगा, 25 दिन में, अब तो पहले चरण की वोटिंग है 20 दिन के बाद जी 20 तारीख को, और तब आप अपने चुपके से नॉमिनेशन करने गए। भाई ये तो कम से कम ये हिम्मत तो दिखाई ना कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को भी सिंबल देते हुए तस्वीर आई उनकी। जी बिल्कुल सही बात, आपकी भी तस्वीर आ रही है कि दूसरे लोगों को सिंबल दे रहा है, तो आपको किसने सिंबल दिया? आप भी अपनी सिंबल लेते हुए तस्वीर छाप जाहिर करते, वो भी नहीं किया आपने, आप गए नॉमिनेशन करने। राजेश राम को सिंबल दिया कृष्णा लबरू ने, वह भी दिखाई पड़ा। और देखिए जो आप भाई और बहनों की बात कर रहे थे, अब लालू परिवार में मीसा भारती फिर से एक्टिव हो गई है, खबरें आ रही है मीसा भारती के कॉल पर कई लोग आ रहे हैं और उन्हें भी सिंबल मिल रहा है। जिन नामों पर तेजस्वी यादव को आपत्ति रही है उनके नामों पर मुहर लगवा रही है मीसा भारती। यह भी एक नया सत्ता का केंद्र बन गया है। हाँ तो अब बन ही जाएगा ना, चूंकि लगातार कमजोर होते गए ना तेजस्वी यादव अपनी राजनीति में भी, और कांग्रेस की, इसमें कांग्रेस पर आएंगे हम लोग। 2 दिन से बहुत चर्चा कर चुके हैं कांग्रेस पर, अभी तेजस्वी यादव को समझने की जरूरत है जरा। एक तो कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को कमजोर किया। तेजस्वी यादव उस समय अगर पहले दिन से तेजस्वी यादव अपने अंदर स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी रखे रहते कि हमको झुक करके बात करनी है, हमारे में लचीलापन रखना है, क्योंकि आरजेडी बड़ी पार्टी है, अगर सत्ता मिलती है तो आरजेडी के हाथ में कमान रहनी है। चुनाव के बाद इस बात को तो तेजस्वी यादव को और आरजेडी को मान के ही चलना चाहिए कि कांग्रेस और लेफ्ट किसी और के साथ नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, सहनी को लेकर के भले अविश्वास होता, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर के तो कोई अविश्वास नहीं होना चाहिए था। तो उनके यहां से पहले ये जो अपरिपक्व राजनीति हुई, आप जो हम लोग 20 साल से राहुल गांधी की टीम में देखते आ रहे हैं, और हर बार कहा जाएगा कि सलाहकारों ने गलत सलाह दे दी। भाई आप इतने वर्षों से राजनीति करते हैं, इतने वर्षों देखते रहे, तो क्या समझे, आपकी अपनी समझदारी कहां है कि सलाहकार आपको मिसगाइड कर देंगे? बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। 11 साल, अब 10 साल तेजस्वी यादव को 10 साल हो गए विधायक बने हुए, उप मुख्यमंत्री बने हुए 10 साल हो गए। 10 साल पहले उप मुख्यमंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री के रूप में ही आपने पारी की शुरुआत की थी, तो अपनी समझदारी होगी, अपनी समझदारी से आप डिसीजन करेंगे ना। सलाहकारों की बात या दूसरे सहयोगियों की बात आपको रीड करना होगा, आपको राजनीति समझनी होगी कि कांग्रेस क्या राजनीति कर रही है, कांग्रेस क्या सोच रही है, लेफ्ट के अंदर क्या सोच चल रही है, आपको एंटिसिपेट करना होगा, आपको डील करना होगा उनसे। तो आप भी इंतजार करते रहे कि उधर से प्रतिक्रिया, दोनों में शाह मात का खेल चलता रहा कि कांग्रेस झुके। भाई अगर कांग्रेस को झुकाने के चक्कर में रहे, कांग्रेस, जो हमने कल कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हमारे पास खोने के लिए क्या है, हमारे पास तो 700 एमएलए है देश भर में, 5-7 कम हो जाएगा बिहार में तो हमारा क्या चला जाएगा, लेकिन हम लोग पार्टी खड़ी कर लेंगे। ये भी बहुत फालतू का तर्क था उनका। हमारी इस पर बहस हुई, हमने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं, आप एक सरकार गंवा देंगे। एक मजबूत स्टेट जहां से नैरेटिव पूरे देश का बनता है, वहां अगर आप चुनाव जीत जाते तो ये नंबर ऑफ एमएलए की बात नहीं है। झारखंड में भी आपके 16 ही एमएलए है, लेकिन आप जीते वहां और आपकी सरकार बनी, तो इसका देश भर में मैसेज गया कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी रोक दी और उसमें आपका साथ था।
अगर यहाँ ये हो जाता तो आपको आगे के चुनाव में इसका फायदा मिलता। आप पश्चिम बंगाल में लड़ने वाले हैं चुनाव, असम में चुनाव लड़ने वाले हैं, आपको इसका फायदा मिलता है। लेकिन आप बिल्कुल नंबर ऑफ एमएलए के हिसाब से देख रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ज्ञानेश्वर जी की अगर कांग्रेस 62 सीट लड़ जाएगी तो ऐसा नहीं है कि 61 जीत जाएगी। जी। आप 62 सीट लड़िएगा तभी 12-15 ही जीतिएगा और 50 लड़िएगा तभी 12-15 ही जीतिएगा। हम्म। ऐसा नहीं है और कि उसमें कोई और बड़ा देखिए, बड़ा अंतर आ जाए। देख लीजिए 2010 याद कीजिए, आप कितनी सीटों पर लड़े थे और कहां पहुंच गए थे। 2010 वही में कहां राज्य पहुंच में गए। कितनी सीटें आए थे। आप 42-43 सीटों पर चुनाव लड़े और 27 सीटें जीत गए। तो बिल्कुल ये अगर बेहतर गठबंधन बेहतर करेगा, यहाँ हम फिर उपेंद्र कुशवाहा वाली बात हम महागठबंधन के लिए कर रहे हैं कि डूबेंगे तो सब डूबेंगे और बिल्कुल। पार लगेंगे तो सब पार लगेंगे। तो कांग्रेस जो ये कह रही है कि हम 2 सीट के लिए अड़े हुए हैं या 3 सीट के लिए अड़े हुए हैं, भाई कांग्रेस को 2-3 सीट में से कितनी सीटें जीत जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि 2 सीट ज्यादा लड़ लीजिएगा तो 8 सीट जीत जाइएगा, बल्कि आप जी। जितनी ज्यादा सीटें लड़ेंगे आपके जीतने की संभावना उतनी कम होती जाएगी। इस बिल्कुल बात को बिल्कुल कांग्रेस को यहाँ दूसरे तरह से प्रोपोर्शन में सीटों को देखना है। यहाँ नंबर ऑफ सीट्स जो है ज्यादा सीट जीतने की गारंटी नहीं है। और ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया है, 328 सीट लड़के 100 जीते। हम बार बार कहते हैं, हर प्रोग्राम में कहते हैं कि जब 425 लड़ते थे तो 44 जीतते थे और जब 325 लड़े तो 100 जीते। तो आप जितनी कम सीटें आप लड़ते और तेजस्वी यादव को लेफ्ट को आप ज्यादा सीटें देते तो आपके जीत का अंतर ज्यादा होता, जीत का अनुपात ज्यादा होता, आपका स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर होता। तो एक तो कांग्रेस गलती कर रही थी और तेजस्वी यादव इसको भांप नहीं पाई। ये कोई मामूली गलती थोड़े है कि आप नहीं भांप पाए कि कांग्रेस क्या पॉलिटिक्स कर रही है। जैसे ही उनको समझ जाना चाहिए था कि जैसे ही ऐसे नेताओं के हाथ में कांग्रेस की कमान आई है डील करने वाली, जिनको बिहार के बारे में ज्यादा समझ नहीं है, वैसे उनको अलर्ट हो जाना चाहिए था। बिल्कुल भाई राजेश राम या शकील अहमद खान या कृष्णा अलावरू भी बिहार को नहीं समझते। वो पूरे बिहार की राजनीति ये लोग कभी न पूरे बिहार की राजनीति न कभी शकील अहमद खान ने की है न राजेश राम ने की है। तो आप उस दिन समझ जाना चाहिए था कि कांग्रेस में क्या गड़बड़ी हो रही है और किसके साथ डील करना चाहिए। राजेश राम के आने के बाद से जो राम का वोट है जो बीएसपी की ओर जाता था वो कांग्रेस की ओर आता दिखाई पड़ रहा है। और देखिए कांग्रेस के कंफ्यूजन की एक बात और कर लेते हैं। जब आपको तेजस्वी यादव के सामने तनना था, अभिमान दिखाना था, गुमान दिखाना था, तो आप पप्पू यादव का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। और देखिए पप्पू यादव का भी क्या हल कर दिया कि पूर्णिया सदर की सीट जिसे पप्पू यादव उम्मीदवार बनाना चाहते थे उन्हें आपने सिंबल नहीं दिया, जिन्हें पप्पू यादव नहीं चाहते थे उन्हें आपने सिंबल दे दिया। तो फिर क्या और कैसे, किसके आधार पर क्या हो रहा है, कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही है। कि जब अब जैसे हुआ ना कि भाई मुकेश सहनी को गौरव बुराम नहीं, अब नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना हो और गठबंधन में हो और बीजेपी कह दे कि हरनौत की सीट हम लड़ेंगे, अरे भाई क्या मजाक है। ठीक है। हाँ, क्या मजाक नहीं है होगा ना। हाँ? भाई सब जो नीतीश कुमार के नाराजगी की खबर आई वो तो राजगीर की वजह से ही आई ना। भाई राजगीर की सीट हम कैसे दे दें। अब हमको चुनाव लड़ना है, नीतीश कुमार राजगीर की सीट कैसे दे सकते हैं। एक तरफ तो समूचा अपोजिशन उनके ऊपर आरोप लगाता है कि जो विकास करना होता है वो राजगीर में करते हैं जाके, और वहां जाकर के दूसरी पार्टी का आदमी चुनाव लड़े, ये नहीं हो सकता है ना। इस तरह के विवाद बहुत हुए एनडीए में भी, जैसे राघोपुर सीट को लेकर के भी हुआ। 2 बड़े नेताओं के बीच विवाद हुए जब ये हुआ कि एक नेता चाहते थे कि राघोपुर की सीट लोजपा को चली जाए, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को लड़ना था। अरविंद राय को, जी बिल्कुल। तो ये कहा गया ना कि भाई, ये कहा गया बीजेपी के दूसरे नेता की तरफ से कि भाई जो लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या लड़ाई लड़ेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ बीजेपी को लड़ना चाहिए। तो वहीं अब जितेंद्र यादव वो मेयर के जो पूर्णिया के जो मामला आप कह रहे हैं, उनको ज्वाइन भी कराना, कांग्रेस में ज्वाइन कराना, फिर टिकट देना, ये तो पप्पू यादव की मर्जी के खिलाफ हो रहा था। बिल्कुल। कम से कम पूर्णिया जहां वो सांसद हैं वहां तो उनकी राय लेनी चाहिए, उनके हिसाब से फैसला करना चाहिए। और वो फायदा ही करता, वो नुकसान तो करता नहीं। वहां उन्होंने जीत करके प्रूव किया हुआ है कि हम चुनाव जीत सकते हैं वहां। और इस बार ऐसा समीकरण बन रहा था कि यादव भी है और कुशवाहा भी है, संतोष कुशवाहा भी आ गए, बीमा भारती भी आ गई। आपके पास समीकरण बना हुआ था, आपने फिर उस समीकरण पर पूरा फसल लगा करके और उस पर किरासन तेल डाल दिया, आपने मिट्टी का तेल। तो ये सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, ये हर जगह हुआ है। कांग्रेस की जो भूल है उस पर अब कितनी बार हम कई बार बोल चुके हैं। तेजस्वी नहीं भाप पाए, ये हमको बड़ी हैरानी हो रही है कि तेजस्वी या लालू यादव कैसे नहीं भाप पाए कि कांग्रेस क्या करना चाह रही है। कांग्रेस खेल बिगाड़ रही है, क्यों कांग्रेस खेल बिगाड़ रही है। फिर आगे बढ़ के आप चुनाव है, आपको आगे बढ़ के अगर आरजेडी आगे बढ़ के कॉम्प्रोमाइज की फॉर्मूला लेकर के जाती, बात करती किसी तरह से कि भाई ये लीजिए हम ही छोड़ रहे हैं सीटें, अलायंस हम लोग साथ मिल करके कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग सीटों की घोषणा कर दें, उम्मीदवारों की घोषणा कर दें, कम सीटें लड़े। देखिए
तेजस्वी यादव भी अगर कुछ पिछली बार 144 लड़े थे, 10 तो छोड़ने को तैयार ही थे वो, मान लीजिए 134 बिल्कुल 35 पर आ जाते, 2-4 और भी छोड़ देते तो उससे कोई बहुत बड़ा समीकरण उनका भी नहीं बिगड़ता। हम्म। लेफ्ट को अगर ज्यादा सीटें चाहिए थी तो ये सब किसी ने नहीं किया। और हम नहीं तो यही बात, अजीत जी देखिए ना, परिपक्वता की बात करते हैं। देखिए मुकेश सहनी साहब के रिश्ते बिगड़ गए। देखिए आपको जनता को यह दिखाना था कि मुकेश सहनी को हमने नहीं छोड़ा है। मुकेश सहनी के बिल्कुल लिए तो हमने अब भी गौरा बोराम या जो 5-10 सीटें बचा जिन के पर रखा। उन्हें हाँ लड़ना ही लड़ना था, उसे बचाकर रखना था कि मुकेश सहनी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, वह संबंध तोड़ने का ऐलान कर दे, तब आप सिंबल लेते। लेकिन आपने उन्हें चिढ़ाने के लिए, पता नहीं यह राजनीतिक जिद कैसी जिद है कि आपने चिढ़ाने के लिए कि जाकर मुकेश सहनी को बता दो भाई कि हम गौरा बोराम का भी दे दिए, साहेबगंज का भी दे दिए, कुर्नी का भी दे कुर्बानी दिए, भी दे दी। हाँ तुम्हारे लिए कुछ छोड़े ही नहीं छोड़े हैं। हाँ, कुछ नहीं छोड़े। तो वही कारण, पहले कांग्रेस का जब मामला था तो आरजेडी के प्रति पूरा सद्भाव था, मुकेश सहनी का भी, बिल्कुल। उनके लोगों को, उनको लग रहा था कि तेजस्वी बचाएंगे। यहाँ जब हम्म। तेजस्वी, जिससे आपने मतलब माझी जब नाव डुबाए तो क्या उस कौन गाना बचा? है ना, जी हाँ बिल्कुल, फिर कौन मानिए ना बचाए दुआ टाइप तो का। कौन जी। तो वो स्थिति हो गई, आप उनके भरोसे थे तेजस्वी यादव के, और तेजस्वी यादव ने फिर आप उन्होंने भी मुंह फेर लिया। तो अब हम्म। इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं, पता, ये सब लोग सोचने लगे कि अब कहाँ जाएंगे, अब तो जो 8 10 12 15 जो बची हुई सीटें हैं भी देंगे तो वो तैयार हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम्म। आपने ठीक कहा कि वो फैसला अब मुकेश सहनी को करना है कि वो अपना अकेले लड़के ताकत दिखाएं, किसी और गठबंधन में जाकर के ताकत दिखाएं। एक दिन और हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि भाई वो अगर छोड़ते हैं तो उनके पास क्या विकल्प है, उनके पास बिल्कुल। ग्रैंड सेक्युलर अलायंस का विकल्प है, उनके पास, और वो बना सकते हैं विकल्प, ऐसा नहीं है कि वो अपनी विकल्प बना करके अपनी ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन अब संकट उनके लिए भी होगा कि कितने दिनों तक ये संघर्ष रहेगा। जी। ये संघर्ष उनको भी 10 साल हो गए राजनीति में, तो हम्म। उनकी जाति के लोग भी, जो आज हम हमेशा कहते हैं कि पहचान की राजनीति, जो अस्मिता की राजनीति है, वो अब इस पर टिकी हुई है कि आप सत्ता में हिस्सेदारी दिला सकते हैं कि नहीं। अगर सत्ता में हिस्सेदारी राजभूषण चौधरी निषाद दिला सकते थे, लोग उनके साथ गए, वो बीजेपी से लड़ रहे थे बिल्कुल। और हुए भी, केंद्र में मंत्री हुए, तो उनके साथ गए। जातियों को पलटने में बिल्कुल समय नहीं लगता है ज्ञानेश्वर जी। हर जाति का हम लोग पूरे देश में देख रहे हैं, पहले भी हमने आपको मिसाल हरियाणा की दी थी, किस तरह जाट जी। पूरा चौटाला और देवीलाल के परिवार को छोड़ करके हुड्डा के साथ चला गया। तो जो सत्ता दिलाएगा उसके साथ चली जाएंगी जातियां। इसी बिल्कुल। ग्राउंड पर, इसी आधार पर बीजेपी काम कर रही है आगे कि हम आरजेडी से यादव वोट भी ले आ सकते हैं 5 साल 10 साल के बाद, अगर हम सत्ता देके चाहें तो ले आ सकते हैं। तो उस फॉर्मूले पर बात करते हैं। लेकिन आखिर में हम यह बताइए कि जो महागठबंधन में महाटूट की तस्वीर सामने आई है, इसका चुनाव पर सीधा असर क्या होगा? महागठबंधन कितनी कमजोर हो गई और एनडीए कितना मजबूत हो गया, या पहले जैसी स्थिति है? देखिए, हम पहले भी बोले हैं कि हाफ बिगन इज वेल, मतलब बिल्कुल। वेल बिगन इज हाफ डन। तो ये तो कर लिया एनडीए ने कि उन्होंने शुरुआत अच्छी कर दी, उनका आधा काम हो गया। और आप लिस्ट देखिए, हम तो जब ओवरऑल लिस्ट आई, पहले तो बहुत कंफ्यूजन था, वो लोग जो एक फर्जी लिस्ट आई थी उसको सब आदमी सही लिस्ट मान करके कर रहे थे, तब तक बड़ा कंफ्यूजन था। आज लिस्ट देखिए, हम नीतीश कुमार की लिस्ट देख करके हैरान रहे कि किस तरह से, क्या क्राफ्ट है पॉलिटिक्स का, जो सोशल इक्वेशन का, सोशल इंजीनियरिंग का जो क्राफ्ट होता है, वो क्राफ्ट देखने को मिला। मतलब वो एकदम एक आर्टिस्ट जैसे कलाकारी करता है, उस तरह की कलाकारी लिस्ट में है। उन्होंने 79 पिछड़े, उन्होंने बहुजन को टिकट दिया है, 79 टिकट दिया बहुजन को, जिसकी बात लोग बहुजन की करते हैं। 79-80 मतलब 79 सीटें उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान और अनुसूचित जनजाति को दिया, एसटी को दिया, और 22 सीटें दी हैं अगड़ों को। और इसको बैलेंस किया है बीजेपी ने 49 अगड़े देकर के, और बाकी उन्होंने पिछड़े दिए हैं। बैलेंस, हम लोग कल मुसलमान की बात कर रहे थे, हम लोगों ने कहा कि 2 दे सकते हैं, 3 भी हो सकता है, तो वो 4 हो गई सीटें, 4 सीटें मुसलमान को दी हैं उन्होंने। तो ये तो सही है कि जो सब आदमी कह रहे हैं कि 11 पिछली बार दिए थे और एक भी नहीं जीता, तो सिर्फ लड़ाने के लिए विधानसभा में, सिर्फ लड़ाने के लिए आप नहीं लड़ा सकते हैं कि हम 11 लड़ाएं और एक भी नहीं जीते, तो ये तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत नीचे आ जाएगा। तो उनके यहाँ सीट का बंटवारा हुआ पहले, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। टिकटों, मतलब जो सीट टिकट नंबर ऑफ सीट्स तय हुए, उसमें कोई कंफ्यूजन हुई थी, दूर कर लिया। सीटों का बंटवारा हो गया, सबकी लिस्ट जारी हो गई। एक चिराग पासवान की आखिरी लिस्ट है, हो सकता है कि अभी आ जाए, हम लोग जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं या रात तक आ जाए, तो वो अब सिर्फ वही बचा हुआ है। सारी सीटें उन्होंने अनाउंस कर दी कायदे से, अपना समीकरण सामाजिक बना करके। और दूसरी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई सहमति नहीं बनी, कोई विश्वास नहीं बना। हर व्यक्ति में यह अविश्वास बना रहा। तेजस्वी यादव इस अविश्वास में कांग्रेस को देखते रहे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि चुनाव के बाद कांग्रेस कोई दावा करने लगे कि दलित मुख्यमंत्री बनाइए।
बिल्कुल। ये अब इस कांग्रेस और आरजेडी से विश्वास में देखते रहे मुकेश सहनी को कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमको 5, 10, 15 सीटें कम पड़े तो ये अड़ जाए कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, या उधर 10, 15 सीटें कम पड़े तो ये उधर चले जाएं। तो सब एक दूसरे पर अविश्वास करते रहे, तो इस अविश्वास का नतीजा ये हुआ ज्ञानेश्वर जी कि ये अविश्वास नीचे चला गया, नीचे तक पर्टिकुलर वो हुआ, नीचे पहुंच गया कास्ट तक, पर्टिकुलर कास्ट तक, जी। जो भी कास्ट जिसके साथ जुड़ा हुआ है उस तक। तो जो हम्म। एमवाई के ऊपर जोड़ने की जो कोशिश थी वो कोशिश नाकाम हो गई। अभी हमको अभी दिख रहा है कि वो कोशिश नाकाम हो गई। आप 32% में कुछ और जोड़ने में नाकाम रहे। भूमिहार कह रहे हैं कि कुशवाहा कह रहे हैं, तो उधर भी भूमिहार कुशवाहा का समीकरण बन गया। और जब हम्म। ये दोनों जातियां भी, जो भूमिहार कुशवाहा का समीकरण आरजेडी बना रही थी, ये दोनों जातियां भी तो आपके साथ तभी जुड़ रही थी जब लग रहा था कि आपकी सत्ता आ रही है। ये सही तो बात, तभी जुड़ सही रहे बात। थे जब लग रहा था कि आपका गठबंधन मजबूत है, आपकी सरकार आ सकती है। नहीं तो क्यों हम्म। ये जातियां आपके साथ अपोजिशन में आने के लिए जुड़ेंगी जब उधर भी पर्याप्त सम्मान मिल रहा है। जब एनडीए ने बिल्कुल। 31 भूमिहार कैंडिडेट दिए हैं तो किस वजह से आपके साथ भूमिहार आएगा? या हम्म। कुशवाहा को ही अगर कहिए तो 13 सीटें, हमको 13 और 9 22 सीटें, तो अगर वहां से भी मिली है 22-24 सीटें, तो क्यों आपकी जी। तरफ ही आ जाए? और उधर बिल्कुल अगर सही बात। सत्ता भी जीतने के चांसेस बन रहे हैं, तो एक तरह से हम्म। जो आप भूमिहार कुशवाहा जोड़ने का प्लॉट भी आप जैसे ही वीक हुए, जैसे ही कमजोर हुए, वैसे ही वो वोट आपकी तरफ जुड़ने की संभावना कम हो गई। मल्लाह का 9% वोट हम जो ईबीसी का मान रहे हैं, वो आपके साथ आने की संभावना थी, वो संभावना आपकी कम हो गई। तो ओवरऑल ये जो झगड़े हुए हैं, इस झगड़े का नतीजा ये हुआ है कि चुनाव शुरू होने के पहले ही आपने कई पॉइंट गंवा दिए और हारने की स्थिति में आ गए। आप लड़ाई लड़ने की स्थिति में बिल्कुल। ही नहीं। इसका जी। ग्राउंड लेवल पर बहुत नुकसान हुआ है। आपके वर्कर्स में अविश्वास हो गया, तीनों चारों पार्टियों के वर्कर्स में अविश्वास हो गया। आप नई जाति जोड़ने की आपकी मुहिम फेल हो गई, और साथ मिल करके जो टक्कर दे करके सत्ता में आने की जो धारणा थी, परसेप्शन की लड़ाई भी आप हार गए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हार गए, आप वोट जोड़ने की पॉलिटिक्स में आप पिछड़ गए, तो फिर कैसे लड़िएगा? इसको तो बिल्कुल बड़ा सही। सिंपल सा दिख रहा है कि आप लड़ाई के पहले ही आप चुनाव में हार गए, या हारने की स्थिति में आ गए। चुनाव अब तो जनता को वोट देना होता है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग सबके कैंडिडेट आमने सामने आएंगे तब तो हम लोग फिर से विचार करेंगे। लेकिन जी। अभी ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ने के पहले ही आप हारने की स्थिति में आ गए। आप जीतते हुए लड़ने नहीं जा रहे, आप हम्म। हारते हुए लड़ने जा रहे हैं। चलिए, तो आप हारते हुए लड़ने जा रहे हैं और चुनाव लड़ने के पहले ही हारने की स्थिति में आप आ गए हैं। तो बिहार की विवेचना हम करते रहेंगे। महागठबंधन में महाटूट की खबर है, तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।